Hi, I welcome you all to our channel Logically. So, in this PYQ discussion on UP special questions, this particular we are discussing the theme of agriculture. So far we have discussed the four questions. चार questions हमारे हो चुके हैं जो PYQs में आए हैं. The last question was very important. Discuss the various stages of land reforms in Uttar Pradesh. How landless agriculture laborers were benefited from land reforms. This is one of the most important question. Why? Because it can be repeated as it is. इसमें कुछ ज्यादा पूछने वाले हैं ही नहीं और ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर कोई पर्टिकुलर थीम उठा करके जमींदारी लैंड रिफॉर्म के बारे में बताओ तो वो इतना ब्रॉड है ही नहीं कि उसके ऊपर आप इतना ज्यादा लिख सके. तो ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एज इट इज रिपीट हो सकता है. जैसे कि जब हम लोगों ने टूरिज्म टॉपिक पढ़ा था तो होप सम ऑफ यू विल रिमेंबर दैट क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज आर्क. मैं चाहूंगा कि हेरिटेज आर्क के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाओ तो वहां पे तीनों सिटीज के नाम मेंशन करो जो हेरिटेज आर्क के अंदर आते हैं और उनके थोड़े थोड़े फीचर्स भी आप मेंशन कर सकते हो. बट आई वांट यू टू रिकॉल दोज थ्री सिटीज और उनमें जो मेजर चीजें मैंने बताई थी वो सब कुछ. सो हेरिटेज आर्क का क्वेश्चन सीधा ही रिपीट कर दिया था टूरिज्म वाले टॉपिक में. और एक जैसे टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसके बाद फिर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था. वो भी एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है. तो सेम ये भी क्वेश्चन है. डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश. हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स. हो सकता है दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट 2-3 years दिस क्वेश्चन विल गेट रिपीटेड एज इट इज क्योंकि इसमें और कुछ बन ही नहीं सकता इससे ज्यादा. या इसमें थोड़ा बहुत ये भी बना सकते हैं कि व्हाट वर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द लैंड रिफॉर्म्स. तो वो भी जो आंसर है वो जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वहां से आराम से निकल करके आ जाएगा. इसके पहले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज उत्तर प्रदेश हैज प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स. तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि दैट यू नीड टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स जो आपको पहले से याद है. जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, जो आप डे टू डे यूज करते हो. अगर आप बैठे हुए आराम से शाम के टाइम में वो सोचो कि मैंने दिन के अंदर क्या क्या चीजें खाई हैं तो गारंटीड है आपने रोटी खाई होगी. रोटी व्हीट से बनती है. राइस चावल खाया होगा. उसके बाद फिर शुगर केन से शुगर तो हम लोग यूज करते हैं चाहे चाय हो जाए या फिर किसी भी चाय वगैरह में दही में डाल दिया. पल्सेस भी हम यूज करते हैं. तो ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ही आसानी से याद आ जाए आपको. तो इन्हीं में प्रोमिनेंट पोजीशन है. उसके बाद फिर जब ये नाम याद है तो इसमें लिख दो मेजर प्रोड्यूसर है. दिस पर्टिकुलर वेस्टर्न यूपी में शुगर केन प्रोड्यूस होता है, ईस्टर्न यूपी में राइस प्रोड्यूस होता है, वाटर इंटेंसिव है. ये कीवर्ड्स है. ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप सोच सोच करके लिख सकते हो. लेकिन अगर ये क्रॉप्स के नाम याद है तो आप धीरे धीरे करके ये सब भी ऐड कर सकते हो. जैसे अगर शुगर केन का नाम याद है तो कितना ही टाइम लगेगा आपको याद करने में कि वेस्टर्न यूपी में प्रोड्यूस होता है. अगर राइस आपको पता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि ईस्टर्न यूपी ज्यादा डोमिनेट करता है राइस में. व्हीट में भी ईस्टर्न यूपी आपको डोमिनेट कर जाएगा. ग्रीन रेवोल्यूशन आप आराम से लिख सकते हो कि वेस्टर्न यूपी ने ज्यादा फायदा उठाया है ग्रीन रेवोल्यूशन का. जो एरिड रीजन है वहीं पे तो आपके ये जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया. एरिड रीजन कहाँ पे है? जो हम लोगों ने मिनरल टॉपिक पढ़ा तो वहीं पे बात किया था कि 51,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहीं पे मिनरल्स कंसंट्रेटेड है. वही वाला जो वो एरिया हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का उसका जो नॉर्दर्न एंड है दैट इज बेसिकली बुंदेलखंड. तो एरिड रीजन है. तो अगर वहां पे क्रॉप जैसे कि राजस्थान है तो वो भी एरिड रीजन है. अगर वहां पे ज्यादा कोर्स ग्रेन्स हो रहे हैं तो वैसे उसी तरीके से बुंदेलखंड में भी होंगे. तो ये कॉमन सेंसिकल हो जाता है एक टाइम के बाद में. आपको बस एक पॉइंट याद रखना, आपको बस एक हिंट याद रखना अपने लिए कि ठीक है अगर मेरे को ये हिंट याद है, अगर मुझे ये चार क्रॉप्स के नाम याद है, बाकी तो मैं अपने आप से लिख लूंगा. बाकी मैंने पहले इतना डिस्कशन कर रखा है, इतने क्वेश्चंस देख रखे हैं कि बड़े आराम से इनके आंसर्स बनाए जा सकते हैं. ऑन स्पॉट इसके आंसर्स बनाए जा सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो भी डिस्कस. उसके पहले जो हम लोगों ने ये बात की थी, थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट. इसमें भी मैं एक बात सिंपली बहुत छोटे लाइक इन अ ब्रीफ टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग जैसे सोच रहे थे वहां पे. जैसे जब हम लोगों ने बोला कि इसमें हम स्टेक होल्डर अप्रोच अप्लाई कर देंगे. स्टेक होल्डर्स जैसे आपने किसी फार्म के बारे में सोचा, एग्रीकल्चर के बारे में सोचा तो आपको खेती करता हुआ कोई किसान दिख सकता है. पंप चालू होगा, पानी जा रहा है उसके अंदर. उसके बाद फिर जैसे फर्टिलाइजर हो सकता है स्प्रेड करते हुए कोई आपको मतलब एक इमेज बन जाए आपके दिमाग के अंदर. और क्या चीजें दिख सकती हैं? कटाई होते हुए दिख सकता है कि अगर हो गया भाई पूरी फसल उग गई, अब इसका धीरे धीरे उसको मतलब निकाला जा रहा है वहां फील्ड से बाहर. उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको जैसे कि जो मैंने देख रखा है जैसे गेहूं की फसल में उसको थ्रेशर में लेकर के जाते हैं. गेहूं अलग हो जाता है और तुरंत जो भूसा वगैरह बन जाता है उसके लिए. तो यही भूसा क्या है? अगर कोई लेमैन ये बोल रहा है वो तो ठीक है, आप एग्जाम में लिख के आओगे फॉडर फॉर एनिमल्स.
उसी तरीके से इरिगेशन वाला क्या लिख करके आप आओगे कि प्रिसीजन फार्मिंग में भी अच्छा अगर इरिगेशन होगा, ड्रिप इरिगेशन होगा, तो वो प्रमोट कर सकता है उस चीज को। तो इसी तरीके से हमको ये सारी चीजें थोड़ा सा इमेजिन करना है, बाकी चीजें प्रैक्टिस करनी है, और ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, दिस विल हेल्प अस टू राइट वेरी वेरी गुड आंसर्स विद वे लेस एफर्ट देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। कि हम अगर क्रैम कर रहे हैं कोई मटेरियल, आप क्रैम करो, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो आप, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको किसी फ्रेमवर्क के अंदर फीड करना चालू करो धीरे धीरे करके। उसको जैसे जैसे आप फ्रेमवर्क में लेकर के जाना चालू करोगे, वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। सिर्फ रिटेंशन की बात नहीं है, इजी आपको लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। ये जो अभी इतना ज्यादा माहौल बन रखा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, दैट विल बी वेरी वेरी इजी वंस यू स्टार्ट टू पुट थिंग्स इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि शायद if there is any क्वेश्चन और समथिंग दैट्स मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर। जैसे एग्रीकल्चर में हम लोगों ने, ठीक है, प्रोमिनेंट पोजीशन हो गया, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हो गया। अब हम लोग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, इसको देखते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी में अब जो हो रहा है वही एक्सपोर्ट करेंगे। अब जो हो रहा है वो तो हम देख ही चुके हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग लाइव स्टॉक वगैरह उनके भी पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। और ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जब मैंने पहला लेक्चर लिया था इसके ऊपर एग्रीकल्चर में, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू कि क्या क्या चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सोच के देखो बिफोर वी गो अहेड, और बस सिंपल से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जाकर के लिखना कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा होगा, कौन सा हमारे, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब तो बिहार में तो हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे नहीं, उत्तराखंड में तो हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट की बात, तो हम लोग इंटरनेशनल डायमेंशन में इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पास में कौन सा देश है? नेपाल। तो एक नाम तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए कि नेपाल में भेजेंगे। नेपाल वाले भी वही खाते होंगे जो हम खाते हैं, तो नेपाल में क्या भेज देंगे? व्हीट भेज देंगे, राइस भेज देंगे, शुगर केन भेज देंगे। कॉमन सेंसिकली ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। अब हमारे पास बोफेलो मीट जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो बोफेलो मीट कहाँ भेजेंगे? नेपाल में। वो लोग नेपाल में वो चीजें खा रहे हैं जो हम लोग खा रहे हैं। अब जो डोमिनेंट पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपोर्ट डिसाइड करते हैं। तो जो बफेलो मीट है वो तो या तो गल्फ कंट्रीज में जाएगा, या तो जर्मनी में चला जाएगा, या तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चला जाएगा। ये भी है। तो यहां से आपको सोचना है कि अच्छा हाँ ठीक है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उसमें बहुत सारी चीजें सोची होंगी। अब क्या सोचा होगा गवर्नमेंट ने जो आप लोग सोच रहे हो वैसे ही गवर्नमेंट सोचती है। गवर्नमेंट में ऐसे लोग नहीं बैठे हुए हैं कि जो बहुत तुरम खां है या फिर बहुत बड़े 30 मार खां बैठे हुए हैं वहां पे बैठ करके वो एकदम ही रोबोट की तरह सोच रहे हैं, एआई उनके दिमाग में लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी वेरी सिंपल पीपल। वो भी जा करके पुराने डॉक्यूमेंट्स को रिफर करते हैं, थोड़े बहुत जो भी उनको इनपुट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी अच्छी बनानी है तो एक्सपोर्ट करने से सबसे पहला स्टेज क्या है? आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। यू नीड टू बिल्ड कोल्ड स्टोरेज चेन्स फॉर दैट। कि अगर आपने आज फरुखाबाद में अगर पोटैटो हो रहा है और आप चाहते हो कि ये पोटैटो हम एक्सपोर्ट करें, तो जब जितना ज्यादा आप उसको जितना जितना उसकी शेल्फ लाइफ होगी, जितने देर तक आप रखोगे उसको, उतने आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उतने मतलब जहां भी नीड होगी, जहां रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आप एक्सपोर्ट कर देना उसको। तो फरुखाबाद के पोटैटो तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट होंगे। सिमिलर मैनर अगर आप देखो कि जो वैल्यू एड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप वीट किसी वीट आप भेज सकते हो नेपाल के अंदर, लेकिन हो सकता है कि कोई और देश ऐसा हो जहां पे वो बोलते हो कि नहीं हमें वीट नहीं चाहिए, अगर वैल्यू एड कोई प्रोडक्ट आप बना करके दो तो बिस्किट्स हम भेज सकते हैं वहां पे, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको सोचना है कि कुछ ऐसे जेनरिक टर्म्स या फिर जेनरिक नाम्स जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो उनको अपने आंसर्स का पार्ट बनाओ, या तो उनको याद करके पार्ट बनाओ, मतलब जैसे रिकॉल करो कि हाँ ठीक है ये चीजें हो सकती है। नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका है, ये आसान भी हो, ज्यादा इफेक्टिव है, कि सुनो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको सुनने के बाद धीरे धीरे अपने दिमाग में वापस से उसको रिकॉल करो कि हाँ इन्होंने जो बताया है ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत नई है, बहुत यूनिक है, मैंने कभी सुना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी हर्ड। बात इतनी है कि ये टाइम पे कभी कभी रिकॉल होती नहीं है, दैट्स नॉट योर मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि यू आर मतलब अपने आप को कम मानने लगो कि नहीं नहीं मुझे तो रिकॉल नहीं होता, इनको तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ एंड समटाइम्स दिस नॉट एवरीथिंग इज इजी टू रिकॉल। अभी मैं आपको ये GS 5 एंड 6 कवर करवा रहा हूँ, व्हेन आई गो टू GS 2 GS 3, अभी मैं राइट नाउ आपसे बोलूँ कि नहीं आप पॉलिटी के क्वेश्चन रिकॉल करके दिखाओ, इट विल बी डिफिकल्ट।
अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो जब तक आपने रिवाइज नहीं किया है तब तक आप इंटीग्रिटी की भी अच्छी डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे। एक बार आपको देखना जरूरी है कि क्या चीज होता है यार। सिटीजन चार्टर के ऊपर आप ब्रॉड ब्रॉड ठीक ठाक पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है उतने इफेक्टिवली ना लिख सको जब तक आप रिवाइज ना करो। तो देयरफॉर इट बिकम्स वी आर ह्यूमन, आवर मेमोरी इज वेरी फिकल, हमको याद रहती हैं चीजें, बट इट्स नॉट लाइक कि हम आज याद कर लिए तो पूरी जीवन भर हमको याद रहेगा। वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली गो थ्रू ऑल दीज मटेरियल्स। सो we will start discussion on this question. I think this is question number 4, इसलिए मैं कंफ्यूज होकर के वापस गया था देखने के लिए। हाउ डज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो आप बस यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने जब टूरिज्म वाला क्वेश्चन देखा था तो वहाँ पे एक कल्चर, आर्किटेक्चर, रिलीजियस, इन्हीं तीनों का यूज करके हम बढ़िया बढ़िया इंट्रोडक्शन बना रहे थे। यहाँ पे आप जैसे जहाँ भी एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे बताओ इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट करना है ना, तो जब तक अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी तब तक आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे। कीवर्ड से इनको नोट करते चले जाओ आप, ये क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन के नीचे ये कीवर्ड्स लिखते चले जाओ, पूरा आंसर आपको एकदम, आंसर तो आप बना ले जाओगे। इट्स लाइक मेकिंग अ सेंटेंस। तो इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक्सपेंडिंग मार्केट एक्सेस, ये 3 हो गए यहाँ पे। द पॉलिसी अलाइंस विद नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब ये नहीं लिखना है आपको, बस आप इतना ध्यान रखो कि ये 3 कीवर्ड्स है, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक्सपेंडिंग मार्केट एक्सेस। मार्केट इंटीग्रेशन पे हमको ध्यान रखना और वैल्यू एडिशन। 1 2 मतलब इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी फर्स्ट कीवर्ड, इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक्सपेंडिंग मार्केट एक्सेस, मार्केट इंटीग्रेशन, वैल्यू एडिशन, ये 5 कीवर्ड्स हो गए। मिनरल्स और मिनरल से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, इनहेंसिंग जैसे इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि जो हम लोग मिनरल्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे होने चाहिए। एक्सपैंडिंग मार्केट एक्सेस, उनका भी मार्केट एक्सेस होना चाहिए, मार्केट इंटीग्रेशन होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी है तो एम्प्लॉइंग मोर स्किल्ड वर्कर्स, या क्रिएटिंग और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स व्हिच हैव नीड अक्रॉस द बॉर्डर, उस तरीके से लिखना है। तो समथिंग दैट यू नीड टू, कि यही अगर कहीं भी एक्सपोर्ट का क्वेश्चन पूछते हैं सो इवन इन दैट आल्सो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ आंसर। मैंगोज हो जाएंगे। अब जैसे मलिहाबाद का नाम है, मलिहाबाद का नाम याद रखना है आपको। जहां भी मैंगोज आप लिख करके आ रहे होगे, चाहे आप अभी जैसे हॉर्टिकल्चर पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक नाम आपको याद होगा हॉर्टिकल्चर के लिए, फरुखाबाद फॉर पोटैटो। अब दूसरा नाम यहाँ पे याद करना, मैंगोज फ्रॉम मलिहाबाद। बासमती राइस कहाँ से, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर से। यहाँ पे काला नमक राइस भी होता है यहाँ पे। पोटैटोज फ्रॉम फरुखाबाद, ये हो गया। अब ये धीरे धीरे यही वैल्यू ऐड है। अगर आप किसी का मटेरियल रिफर कर रहे होगे तो उसमें वैल्यू ऐड क्या है, यही वैल्यू ऐड है आपके लिए। वहाँ पे यही लिखा होगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स ऑफ यूपी, मैंगोज फ्रॉम मलिहाबाद, पोटैटोज फ्रॉम फरुखाबाद, बासमती राइस फ्रॉम पीलीभीत एंड सिद्धार्थनगर। पहला पॉइंट हो गया। एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर, एक फार्मर तो अपना एक्सपोर्ट करेगा नहीं, मतलब 4 किलो आलू यहाँ से तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, बहुत कॉमन सेंसिकल बात है कि मतलब, तो कैसे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, तो बहुत ही ज़्यादा बल्क में होगा ना, टन्स में एक्सपोर्ट होगा। तो क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्रिएट करने हमको कुछ क्रॉप्स के लिए, जैसे मैंगोज इन लखनऊ, मतलब लखनऊ एक हब बन जाए मैंगो एक्सपोर्ट के लिए, कि मतलब सारा मैंगो आए और यहीं पे एक ही जगह पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में इकट्ठा हो और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के जाए। ऐसा नहीं कि 10 जगह से 10 अलग अलग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शुगर केन कहाँ से, मुजफ्फरनगर। शुगर केन के लिए आप बना लो मुजफ्फरनगर को, तो वहाँ से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब एरिया जो होते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने टूरिज्म में की थी। टूरिज्म में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी कि कैसे आप श्रावस्ती, कुशीनगर तक लोगों को लेकर के जाओगे जब तक आपके रोड्स अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि अयोध्या में जो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, फॉर दैट देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, रोड्स, इवन अ न्यू एयरपोर्ट हैज़ बीन बिल्ड ओवर देयर। उसी तरीके से नोएडा में जेवार एयरपोर्ट बन रहा है। किस लिए बना है ये सब कुछ, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर टू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल इसमें भी होता है, एक्सपोर्ट में भी होता है बहुत बड़ा रोल। क्या, इसी का ही रोल होता है बेसिकली, कि अगर आपके अच्छे एयरपोर्ट है, अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज, कोल्ड चेन्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन, अब सर्टिफिकेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल का हो। मतलब आप एक बेसिकली आप एज्यूम करके देखो कि आप जो चीज़ जो खाना खा रहे हो, अगर वो डायरेक्टली किसी फार्म से आ रहा है या कहीं से आ रहा है,
तो ठीक है। अगर वो कहीं बाहर से आ रहा तो आप भी एक बार सोचते हो कि इसकी क्वालिटी है या नहीं है। अगर आप डे टू डे नीड की चीज़ें आप जाके बाहर खा के आते हो, जैसे मान लो कचौड़ी खा रहे हो आप, या चाय भी पी रहे हो जा करके, तो वहाँ पे भी देखते हो आप कि यार हाइजीनिक है या नहीं है। बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं उन शॉप्स को जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे हाइजीनिक नहीं है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनकी तो क्वालिटी नीड और ज़्यादा है, हार्श है। ये चाहते हैं कि ज़्यादा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स पे आप फोकस करो जिनका एक्सपोर्ट किया जा सके। अब ये क्रॉप्स से ही, अब इस पॉइंट से ही ये वाला पॉइंट आप जनरेट कर सकते थे, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स पे आपने फोकस किया बासमती राइस पे, लेकिन बासमती राइस में कितना फर्टिलाइजर यूज़ हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मैंगो जैसे है, मैंगो कैसा है, वहाँ पे भी वो लोग देखते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब तो नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलरली उसके शुगर कंटेंट वगैरह पे भी ध्यान देते हैं। अगर उतना शुगर कंटेंट रहेगा तभी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप, कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे? जब उसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा और सर्टिफिकेशन उसको मिला रहेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फार्मर्स ट्रेनिंग, फार्मर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप लोकल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो तो करो, अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए करना है, अगर आपको क्रॉप्स एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए फार्मर्स की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, ताकि वो उस क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दे सके। उस क्रॉप जो रिक्वायरमेंट है, जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल कर सके। अभी क्या होता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो जैसा करते आ रहा है वैसे करते चला जा रहा है। वो मतलब इंडियन सोसाइटी के लिए ठीक है, हम लोगों को आदत है उसको उस तरीके से खाने की। बट जैसे कि अगर आप मान लो कोई दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वाटरमेलन वगैरह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड अलग हो। वो तो उस तरीके से हमको फार्मर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि ठीक है, आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो करो, अगर हमको एक्सपोर्ट के लिए करना पड़ेगा तो वी नीड टू ट्रेन यू, वी नीड टू टेल यू द स्पेसिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, उनकी किस तरीके से उनकी कल्टिवेशन की जाए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फार्मर्स ट्रेनिंग, फार्मर यहाँ पे की एक स्टेक होल्डर के फॉर्म में आ गया। अब स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पे फॉलो करोगे तो क्रॉप भी एक स्टेक होल्डर हो गया, फार्मर एक स्टेक होल्डर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो गया इसके अंदर, बिना उसके एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर भी एक स्टेक होल्डर हो गया इसके अंदर, कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए भी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए ना, कि अगर आप उससे इतना टैक्स ले रहे हो तो वो फार्मर्स को ज़्यादा पैसे पे ही नहीं करेगा। और क्रॉप अगर अगर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, दूसरे कंट्रीज में जाकर के वहाँ पे लोग एक्सेप्ट ही नहीं, मतलब उसके कंपेयर में अगर सस्ता उनको मिल रहा होगा तो वो ले लेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स। सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज आने वाले हैं वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कीवर्ड, सिंगल विंडो क्लियरेंस। आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ कीवर्ड। इसका यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र जैसे होता है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए। एक्सटेंसिव सर्विसेज बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं इनको। कि जैसे कि एम एस स्वामीनाथन जी जो थे, जब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उन्होंने किया क्या, with help of this extension services he went to the farmers and he told them like how much of fertilizers to use, how they have to water their crops, everything. तो जब तक उनको जो ट्रेन करने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है ये इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बना है। अब जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, तो यहीं से हम लोगों को एक और याद कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है इसका एज सच, लेकिन एक किसान क्रेडिट कार्ड जैसे मिलता जुलता सा वर्ड हो गया, या फिर केसीसी हो गया, केवीके हो गया, तो ठीक है, किसी किसान क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, आगे चल करके उसका यूज़ पड़ेगा। जैसे चैलेंजेस ऑफ फार्मर्स, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की। अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में एक अच्छा इंट्रोडक्शन है केसीसी, कि जहाँ से उनको एक सब्सिडाइज्ड लोन मिल जाता है। कैसे इसको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने चैलेंजेस ऑफ फार्मर्स वाले क्वेश्चन से। प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रोसेसिंग, मतलब वैल्यू एडिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग पे हमको ध्यान देना पड़ेगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर। जैसे पिकल्स हो गए, जैम हो गया, ड्राइड फ्रूट हो गया, इन सब के लिए मेगा फूड पार्क इन डिस्ट्रिक्ट लाइक बाराबंकी एंड सोनभद्र, इसको याद रखना आप कि मेगा फूड पार्क यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव अंडर यूपी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये दोनों भी आप ध्यान रखना। यूपी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इनके अंदर एक फाइनेंशियल इंसेंटिव और सब्सिडी देनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे इसको लिंक करो इसके साथ में कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सब्सिडीज यहाँ पे देना पड़ेगा।
फोकस ऑन ऑर्गेनिक एंड नीश क्रॉप्स जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक, जैसे काला नमक यहाँ पे लिखा है मैंने, तो काला नमक सिद्धार्थ नगर के अंदर होता है, तो ये सिर्फ यहीं पे होता है, अब बाकी जगहों पे हो नहीं रहे। कतरनी राइस करके एक होता है चंदौली में, ये याद रखना ना रखना, लेकिन काला नमक जरूर ध्यान रखना, ये हर कोई अपने आंसर में लिख के आने वाला है, और जो नहीं लिख के आएगा उसको गारंटी आधे नंबर कम मिलेंगे। तो काला नमक राइस सिद्धार्थ नगर में होता है, तो नीश क्रॉप का मतलब जो हमारे यहाँ हो रहा है, जिसका एरिया हमारे पास है। तो ऑर्गेनिक और नीश क्रॉप जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन और मार्केट लिंकेज पे काम करना हमको। क्रिएशन ऑफ स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग एक्सपोर्टर्स एंड फार्मर्स, किस लिए करना है, ताकि एक्सपोर्टर और फार्मर्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके। लिंकेज विद ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस एंड एपीडा, एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस। तो एपीडा का नाम, ई नाम, ये सब आने चाहिए आपके आंसर के अंदर, देन ओनली इट विल बिकम, मतलब इट विल इम्प्रेस द एग्जामिनर इवन मोर कि हाँ ठीक है, ही डजंट हैव ओनली दिस काइंड ऑफ जेनरिक नॉलेज, ही हैज़ ऑल्सो स्टडीड सम काइंड ऑफ कंटेंट वगैरह पढ़ रखा है इसने, एंड ही इज कोटिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली थोड़ा सा टफ हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ वेरी जेनरिक नेचर। यहाँ पे पूछ रखा है कि किस तरीके से क्या क्या फीचर्स है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपने एक बार देख लिया इसको, एक बार सुन लिया इसको, एंड नाउ इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग दिस विद फ्रेमवर्क्स कि ठीक है, फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, अगर हमको एक्सपोर्ट करना ही है तो हम सबसे पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर्स को हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब जैसे कि क्यों करना पड़ेगा ये तो आपको पता चल गया, बिकॉज नॉट अ सिंगल फार्मर कैन नॉट एक्सपोर्ट हिज प्रोडक्ट, देयरफॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बिकम इंपॉर्टेंट। आप ऐसे भी इस पॉइंट को लिख सकते हो, बट इफ यू डोंट यूज दिस वर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स पे अगर ये वर्ड आपने ये यूज नहीं किया कि फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, तो देन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज विल नॉट बी एज इफेक्टिव एज इट कैन बी विद दीज वर्ड्स। अगर आप नहीं भी लिखते हो, अगर आप सीधे लिखते हो कि दो सर्टेन क्रॉप्स कैन बी एक्सपोर्टेड which are very specific to UP, for example basmati rice from Pilibhit Siddharthnagar and mangoes of Malihabad, potatoes of Farrukhabad। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि they need to be a cluster for the export of these crops because export takes place in bulk। तो इस तरीके से भी आप रीफ्रेम कर सकते हो अपने पॉइंट्स को। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट याद है कि ठीक है, कि मतलब अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप रीफ्रेम करो, खुद से उस सेंटेंस को फ्रेम करो, 2 से 3 लाइन में या 1 से 2 लाइन के अंदर आराम से फ्रेम करो, आप लिख करके आओ। और जो उसको अगर लेट सपोज आपको कीवर्ड्स नहीं याद आ रहे, एग्जांपल्स तो आपको याद आएंगे ना, बासमती राइस आपको याद आ जाएगा, मैंगोज याद आ जाएंगे, काला नमक राइस याद आ जाएगा, शुगर केन याद आ जाएगा आपको। तो ये अगर एग्जाम्पल्स भी याद आते हैं और इनको भी आपने लिखा अपने आंसर के अंदर, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो हमको जो चीज़ ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है, पकड़ के चलना है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फार्मर्स ट्रेनिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर। अब जो स्टेक होल्डर की बात कर रहा था, फार्मर्स है, एक्सपोर्टर है, क्रॉप खुद में अपने आप में, उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन पे ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर जगह ये लगभग पॉइंट आ जा रहा है कि इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज होने चाहिए, कि एक ही जगह पे आकर के सारा का सारा जो क्रॉप है वो पैक हो जा रहा है। जैसे मैंगोज एक्सपोर्ट होकर के, मतलब अगर भेजने हैं आपको कहीं पे, तो उनका एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कि अलग अलग जगह से मैंगो आ रहे हैं, उन पे आप लोगों ने ट्रेंड लोगों को रखा कि किस तरीके से इनको पैक करना है, पैक हुआ और ये चला गया। कोल्ड चेन्स भी ऐसे बहुत ही बड़े लेवल पे बनने चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स बनने चाहिए। फोकस ऑन ऑर्गेनिक एंड नीश क्रॉप्स के ऊपर जो फोकस होना चाहिए जो हमारे यहाँ ग्रो हो रहे हैं। अब क्रॉप ही इसमें मेन है जो आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यही आपका मेजर पार्ट बनेगा आंसर का। काला नमक राइस हो गया सिद्धार्थनगर। अब किस तरीके से आपके पॉलिसी जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, एक्सपोर्ट क्वालिटी को बढ़ावा दे रही है, फार्मर की इनकम को ज़्यादा कमाई होगी फार्मर की, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। अब यहाँ से रिपीटेशन चालू हो गया। दिस इज समथिंग जो लास्ट में आप लिखोगे अपने आंसर में कि मतलब वे फॉरवर्ड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो जैसे आपने लिखा बेनिफिट्स और उसके नीचे आप लिखने लगे इस तरीके से बूस्ट टू एक्सपोर्ट क्वालिटी। आप ये नहीं लिखने जाओगे जो बड़ा सा पॉइंट है, नहीं। दिस इज समथिंग टू फिल योर आंसर, इंटायर पेजेस को आपको फिल करना है। फार्मर्स इनकम, इम्प्रूव फार्मर्स इनकम। तो अभी मैं अब लाइक वंस आई एम डन विद दिस डिस्कशन ऑफ ऑल द PYQs, देन आई विल टेक यू थ्रू द टॉपर्स कॉपी, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो आंसर्स को लिख रहे हैं।
तो आप अपने आप को पाओगे कि यार जिस तरीके का ये आंसर लिख रहे हैं, बाय वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़ वी आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ आंसर्स। हम बड़े आसानी से ये इस तरीके के आंसर्स लिख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है हमको कि बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की। इफ़ they can write these kind of answers, we already have that kind of preparation, so that very easily we can write these answers. To empower marginal farmers, farmer producer organization formation and training programs, diversification of agriculture products, अब जो भी हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको आप प्रमोट करो, प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, फार्मर्स की इनकम ज़्यादा होगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे कम होंगे, मार्जिनल फार्मर्स होंगे उनको एम्पावरमेंट होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होगा, प्रमोट्स एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनको भी प्रमोशन मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो स्ट्रेंथन करने जा रही है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को इन द स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने ऑफर किया हॉर्टिकल्चर के लिए। अब जो हम लोगों ने ऊपर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जैसे अब उसके अकॉर्डिंग आप सोच के देखना कि क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए। फार्मर्स को ट्रेन करना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर बात की कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सको, उसकी प्रोडक्टिविटी या ईल्ड ज़्यादा हो। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। कैसे ध्यान देगी? सब्सिडी और इंसेंटिव दे करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करके। कोल्ड स्टोरेज चेन्स को क्रिएट करना चाहिए। क्यों क्रिएट करना चाहिए कोल्ड? ये मैंने आंसर दिस विदाउट डिस्कसिंग नोट्स, यही मैं बोलता हूँ कि यही फायदा होने वाला है आपको पीवाईक्यू से। या आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को देखा, आप वहीं से पॉइंट जनरेट करने लगे यहाँ पे कि यार हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए तो बड़े आसानी से ये सारे पॉइंट जनरेट हो जाते हैं कि अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हमको एक्सपोर्ट करना है, या फिर बेसिकली ज़्यादातर एक्सपोर्ट या फिर कंजम्पशन के लिए होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो यहीं से हो रहा है आपका काम कि बिना आंसर देखे भी आप 8 से 10 पॉइंट आराम से यहाँ पे सोच सकते हो। बड़े आराम से आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे काम किया होगा। अब क्या पॉलिसी बनाई होगी गवर्नमेंट ने, क्या स्कीम लाई होगी, वो अलग चीज़ है। लाई होगी तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर स्कीम्स लेकर के आई होगी, और कोई अलग से स्कीम नहीं बनाया होगा गवर्नमेंट ने। इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर ही गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई होंगी। डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट। अब हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या है मैंने पहले ही लिख लिया। फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, एरोमेटिक क्रॉप्स, और उसके बाद फिर जैसे रूट्स और ट्यूबर, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दिस इज समथिंग, जैसे जो लोग खाते थे। अब आपने अगर रामायण देखा होगा तो कंद और मूल जो बोलते थे उसको, तो उसी को रूट एंड ट्यूबर बोलते हैं। स्पाइसेस, मसाले आपकी, बी कीपिंग, बीटल वाइन, पोटैटो, मशरूम, ये सब आते हैं। तो इसमें जो याद रखना है आपको, एक फ्रूट्स याद रखो आप, वेजिटेबल्स याद रखो। फ्रूट्स दिखते ही आंखों में आम चमक जाना चाहिए कि मलिहाबाद का आम आ गया। वेजिटेबल्स दिखते ही आलू दिख जाना चाहिए, कहाँ का, फरुखाबाद का। फ्लावर्स सुनते ही आपको तुरंत जो इत्र प्रोड्यूस होता है हमारे कन्नौज में, वो दिख जाना चाहिए। ये तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, कन्नौज में जो इत्र प्रोड्यूस होता है। मेडिसिनल प्लांट्स में गिलोय नाम उनको पता होगा जो बैठ करके कोविड में पी रहे थे गिलोय का काढ़ा। एरोमेटिक क्रॉप्स, रूट्स एंड ट्यूबर, ये तो मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रूट्स एंड ट्यूबर में। स्पाइसेस में तो हम खाते ही रहते हैं खाने में डाल करके। बी कीपिंग में आपको सबको ये एक आइडिया है, ये जो शहद यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं। मशरूम तो सब खाते हैं। बीटल वाइन वगैरह हो गया, पोटैटो, पान तो बनारस का तो याद आ ही जाता होगा बहुत लोगों को, या जिन्होंने भी मीठा पान खाया होगा शादी में उनको पता चल जाता होगा। तो ये याद, जैसे कि जब हम लोग वहाँ बात कर रहे थे कि कौन से क्रॉप्स हैं, लाइक मेजर क्रॉप जो उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे मैंने राइस की बात की थी, व्हीट की बात की थी, पल्सेस की बात की थी, ऑयल सीड की, शुगर केन की। तो जब वहाँ पे वो सारी चीज़ों की बात की, वहाँ पे भी आप पोटैटो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात कर सकते हो। तो जब वहाँ पे वो मैंने बताया आपको, तो उसके वहाँ दैट व्हाट आई एम्फेसाइज्ड अपॉन वाज दैट कि आप जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वही क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप बहुत अलग चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो। जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो वही क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो रही हैं वहाँ पे, एक्सपोर्ट हो रही हैं, या फिर वही प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया, कोर्स ग्रेन्स हो गए, वही सब कुछ है। उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर और कुछ नहीं है। हॉर्टिकल्चर एक नाम दे दिया गया है कुछ चीज़ों के कलेक्शन को। जनरली ये वो चीज़ें हैं जो पेरिशेबल होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आम वगैरह बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकता है। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, बीटल लीफ हो गया, पोटैटो हो गया, मशरूम हो गया,
ये सब आप याद करके चलो, आराम से आपको हॉर्टिकल्चर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो हॉर्टिकल्चर का सीधा सा मतलब है ऐसी चीज़ें जो जल्दी जल्दी ख़राब हो, अगर उनको यूज़ नहीं किया तो आराम से वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगी। एंड सेकंड चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इसका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है जहाँ तक ये फैलता है यार, मतलब आज जो जो चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो क्या क्या मेजर फैसिलिटीज़ दे दी गवर्नमेंट ने। तो अब नोट्स मैंने इसलिए बना रखे हैं कि मतलब थोड़े बहुत कीवर्ड्स मुझे याद रखें, डायरेक्टली हम उस पर आंसर पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पहले नोट्स को एक बार थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कि मतलब इसको मार्केट के लिए बनाना है, या फिर डायरेक्टली हम आंसर को डिस्कस करते हैं। दीज नोट्स और समथिंग व्हेन आई विल समराइज दिस इंटायर टॉपिक, तब हम ये नोट्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश विद डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मैंने पहले ही बताया था ये एग्रो क्लाइमेटिक वर्ड आपको बार बार आने वाला है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से। फर्टाइल लैंड होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर हॉर्टिकल्चर, जैसे जब हम उत्तर प्रदेश विद इट्स वाइब्रेंट कल्चरल, हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल हेरिटेज होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर टूरिज्म। देख रहे हो आप किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है ये। वहाँ पे मैं कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल फीचर्स होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर टूरिज्म। यहाँ पे मैंने लिख दिया होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर हॉर्टिकल्चर। उत्तर प्रदेश विद बुंदेलखंड एक्वायरिंग 1/3 of the state and having minerals like feldspar, andalusite, coal, placer deposits holds immense potential for export of the minerals, or holds immense potential for the economic development of बुंदेलखंड एज अ रीज़न। एक ही फ्रेमवर्क है, एक ही फ्रेमवर्क से आप 4 इंट्रोडक्शन बनाओ, 10 इंट्रोडक्शन बनाओ, ऐसे ऐसे आप सोचते जाओगे ना, आप आराम से इंट्रोडक्शन बनाओगे। और जहाँ आपने 20 से 30 क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन लिखे हैं बैठ करके, आप गारंटी मान के चलो कि दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसका इंट्रोडक्शन आप ना लिख पाओ। बैठोगे आप, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, अच्छा कुछ तो भी होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल में 2-4 कीवर्ड्स फिट करता हूँ, आराम से इंट्रोडक्शन बना दूंगा। तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वहीं से सीधा सीधे मैंने बनाया ये इंट्रोडक्शन, यहाँ बैठ करके आपके सामने बना रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कि मैं पढ़ करके अलग से बना रहा हूँ, नहीं, मुझे 3-4 चीज़ें याद हैं, उन्हीं के बेसिस पे इंट्रोडक्शन बन गया मेरा। क्या क्या देगी मेजर फैसिलिटीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज़ फार्मर्स को दे देगी सरकार, देती तो वैसे भी है गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देती है, इरिगेशन के फॉर्म में देती है, यहाँ पे भी दे देगी फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सब्सिडीज़। अगर यहाँ पे फार्मर्स की जेनरिक हेल्प करनी हो गवर्नमेंट को तो भी तो यही काम करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज़ कौन सा अलग करने वाली है। तो दिस इज समथिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट एफर्ट्स डज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टेकिंग टू हेल्प द फार्मर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सब्सिडीज़, एक पॉइंट आपका तैयार हो गया कि उनको कुछ ना कुछ ये मदद दे रही है। मैंगो हो गया, गुआवा, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर। तो मैं ये नाम बार बार रिपीट करते रहूँगा ताकि एग्जामिनर का परसेप्शन जो है वो बना रहे कि हाँ ये हॉर्टिकल्चर का आंसर लिख रहा है। कि जैसे मैंने बोला मिनरल्स का अगर आंसर है तो मैं लिखता रहूँगा बांदा का नाम, चित्रकूट का नाम, ललितपुर का नाम, उसके बाद फिर महोबा का नाम लिख दूंगा, मैं बहुत सारे, सोनभद्र का नाम लिख दूंगा, मिर्ज़ापुर का नाम लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ ये मिनरल्स का आंसर तो लिख रहा है लेकिन इंडिया का आंसर नहीं लिख रहा है। हमने पूछा यूपी का तो ये लिख भी रहा है यूपी का। तो उसी तरीके से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का आंसर पूछ रखा है तो मैं हॉर्टिकल्चर का आंसर लिखूंगा ना भाई। तो यहाँ पे जब फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडीज दे रहे हैं तो मैंने बोला कि एक जेनरिक वर्ड आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक जनरल हेल्प फार्मर्स को किस तरीके से गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे मैंगो, गुआवा, बनाना ये लिख दो, हो गया आपका एक हॉर्टिकल्चर का बढ़िया सा पॉइंट। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये आपका वैल्यू एड हो गया, ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तुरंत ही हम लोगों ने यूज़ किया इस पॉइंट को, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कहाँ यूज़ किया था? जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए बात की थी कि वहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वहाँ पे भी किसी विज्ञान केंद्र वगैरह का यूज़ करके स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करिए। ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। इसीलिए अब यहाँ से आपको आई कैन गारंटी यू कि जहाँ आपने 2 से 3 क्वेश्चन इसके देख लिए और आपने सुन लिया अच्छे से, तो आपको इवन दो यू डोंट नीड मी ऑल्सो, अ गुड टीचर इज वन who मतलब after interacting with you, if you don't need me I can be a very good teacher. So something, this is the one of those qualities of a teacher which I want to imbibe कि भाई एक बार बता दिया then next time you should not need me to learn all these things। ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, कितनी जगह हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात की है यार। जहाँ पे भी एग्रीकल्चर की बात आएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है क्रॉप्स की, तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ आएगी। फिर से मैंने पोटैटो, ओनियन, फ्रूट्स लिख दिया यहाँ पे कि भाई बना रहे तू तुम एग्जामिनर हो, तुम देखो इसको, ठीक है मैंने लिखा है, इसके लिए ही आंसर लिखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर दिया यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर
स्पेशली स्पेशलाइज सेंटर्स लाइक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ के अंदर बना हुआ है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये एक वैल्यू ऐड है, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको याद कर लेना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर का, उसमें डाल देना इस चीज़ को, हॉर्टिकल्चर का एक जेनरिक पॉइंट बनाना और उसके अंदर डाल देना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। या फिर वे फॉरवर्ड में आप डाल देना कि इंस्टीट्यूट्स लाइक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर शैल बी प्रमोटेड और दीज इंस्टीट्यूट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ट्रेनिंग एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स, इनपुट सप्लाई एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जैसे सर्टिफाइड सीड्स वगैरह इनको मिलना चाहिए, फार्मर्स को मिलना चाहिए, जैसे कि मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स के लिए। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यही चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर गेहूं की फसल लग गई तो उसमें उतनी ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आम का लगा दिया तो उसका एक सीज़न होता है, गुआवा का लगा दिया तो सीज़न होता है। तो आप लोगों ने अगर कभी भी इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट वीडियो देखा हो यूट्यूब के ऊपर, या जाकर के आज ही देखना कि हॉर्टिकल्चर का किस तरीके से कल्टीवेशन होता है, तो पर्टिकुलरली जो उसमें फ्रूट्स रहते हैं उनको कवर प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कवरिंग करते हैं उसकी वो, और उसको जाते भी किस तरीके से उसको तोड़ करके निकालते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई माइनर डैमेज भी ना हो। इसलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात होती है यहाँ पे। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना का यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ड्रिप इरीगेशन दो, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम अंडर प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के थ्रू। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मीनिंग ये भी हो सकता है कि पंप से पानी नहीं डाल देना उसके अंदर, अगर कोई क्रॉप है तो आप इस तरीके से ड्रिप इरीगेशन प्रोवाइड करो। ऑफ सीजन कल्टीवेशन को प्रमोट करो। आप कैसे कर सकते हो? पॉली हाउसेज के थ्रू, ग्रीन हाउसेज के थ्रू आप ऑफ सीजन कल्टीवेशन को प्रमोट करो। क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद करो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया था, किस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। और मैं चाहता हूँ कमेंट में आप लिखो, वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ड हम लोगों ने कहाँ, ये स्कीम का नाम कहाँ पे किस क्वेश्चन में लिखा था, तो क्रॉप इंश्योरेंस की बात कहाँ पे किया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ 3-4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए उसके बाद अगले क्वेश्चन में डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ समथिंग कि जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आप, ताकि हो सकता है कि मे बी फ्यू पीपल आर लर्निंग वेरी फास्ट, कि उनका हो सकता है बहुत आसानी से हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे और कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, टेक इट, यू लर्न इट। लेकिन आप फिर भी अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करो रिकॉल करने के लिए, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू योर पार्ट, until unless we both travel our distances, तो हम नहीं, मतलब the something which I want to give you and if you don't put effort then it's not going to work। इसलिए आपको अपना एफर्ट भी डालना जरूरी है। यू नीड टू रिकॉल। और अच्छा तरीका यार, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दो, फर्जी वीडियोस देख करके वहाँ पे इंटरटेनमेंट करने के नीचे कमेंट लिखो, वो मतलब वो भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज़ हेल्पिंग यू, सो डू इट, करो आप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हाई रिस्क क्रॉप्स के हॉर्टिकल्चर होते हैं। वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रोसेसिंग, अभी ऊपर बात किया था यार कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन ऑफ फूड इंडस्ट्रीज़ की, जैसे मैंगो पल्प हो गया, गुआवा जेली हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया, याद कर लो इसको, मैंगो पल्प, गुआवा जेली, पोटैटो चिप्स, वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रोसेसिंग। अब इसके लिए एक पॉलिसी है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी ऑफ 2017 इनकरेजेस सेटिंग अप प्रोसेसिंग क्लस्टर्स फॉर पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रमोशन ऑफ एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रॉप्स लाइक जैसे आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, अंडर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यार किस तरीके से हमको आंसर्स को लिखना है, और हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। तो जैसे वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट हो गया, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा बिफोर। अब देखो ये कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, सिग्निफिकेंस आपने इस तरीके से लिख दिया। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स के थ्रू वैल्यू एड वाली पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट गुड आंसर्स। कितना सुंदर लग रहा है दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेंस में लिख दिया, इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। अभी फार्मर इनकम की हम लोगों ने बात की थी ऊपर, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुछ नहीं है, एक नया तरीका, बढ़िया सा सुंदर सा तरीका निकाला, सिग्निफिकेंस बीच में दिखा, एदो बना करके पूरा स्पेस फील्ड दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, तो लिख दिया। और पॉइंट्स वही लिखे हैं, फार्मर इनकम, सिग्निफिकेंस क्या है इसका हॉर्टिकल्चर का, फार्मर इनकम्स होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो होंगे वो कम होंगे, क्रॉप डाइवर्स जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें हेल्प करेगा। तो जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं और उसके बाद जो उन फैसिलिटीज़ का सिग्निफिकेंस है, मेरा आराम से 3 से 4 पेज का बहुत ही बेहतरीन आंसर बन सकता है। 3 पेज का 12 नंबर का ये आंसर है अपने आप में। तो गवर्नमेंट को क्या देना, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या फैसिलिटीज़ दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रही है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को इसकी ज़रूरत है।
ट्रेनिंग देगी फार्मर्स को, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देगी। कृषि विज्ञान केंद्र का नाम आप यहाँ भी लिख सकते हो कि उनका भी बहुत प्रोमिनेंट रोल है। और यहाँ पे भी आप डाल सकते हो कि सिमिलर टू हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज प्रमोटेड बाय MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का नाम आ जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम आ जाएगा, तो उससे और इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए पोटैटो, ओनियन एंड फ्रूट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे भी एक जो की ये एक वैल्यू एड है आपके लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, कहाँ पे, लखनऊ में, मैंगो तो गुआवा। इनपुट क्वालिटी, इनपुट सप्लाई एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, तो मैंगो सीड्स वगैरह जो सप्लाई करते हैं, सीड्स ही याद रखना, बाकी तो आप छोड़ो। मतलब सिर्फ सर्टिफाइड सीड्स चाहिए फार्मर्स को, और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांटिंग मटेरियल वो तो ठीक है, लेकिन सर्टिफाइड सीड्स को फार्मर्स को आप सप्लाई करो। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होना चाहिए, और जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे इस तरीके की ड्रिप इरीगेशन हो गया, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम हो गया। ऑफ सीजन कल्टीवेशन प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो पॉली हाउसेज हो गए, ग्रीन हाउसेज हो गए। क्रॉप इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाएगा यहाँ पे। वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रोसेसिंग, मैंगो, पल्प, गुआवा जेली, पोटैटो चिप्स। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है 2017 यहाँ पे आप लिख दिया। प्रमोशन ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, अश्वगंधा हो गया, आंवला हो गया, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में। सिग्निफिकेंस आपने लिख दिया, एंड दिस आंसर इज डन। So now we are complete with all the answers of agriculture. So we are winding up this particular topic, and we have very holistically discussed this topic. आपने अगर 2-3 बार भी इसको रिपीट कर लिया, मैं तो यही बोलूँगा 1.5x पे डालो, आराम से बैठो और इसको सुन लो। जब भी खाली टाइम मिले आराम से आप इसको सुनते रहो, इन वीडियोस को एक बार ध्यान से सुनो, एक बार बैठ करके आराम से आप इसको देखो, सब चीज़ों को समझो। नेक्स्ट टाइम से आप बस इस वीडियो को डालो, चालू करो, और उसके बाद फिर मतलब ईयरबड्स वगैरह लगाओ अपना, आराम से इसको जब भी खाली टाइम मिले सुनते चले जाओ। एग्जाम से पहले अगर 4 से 5 बार इन वीडियोस को रिपीट कर लिया, आपको बड़े आराम से उस सबकॉन्शियसली बहुत सारे वर्ड्स रिकॉल होते चले जाएंगे। मैंने इतनी बार रिपीट किया ना इन वर्ड्स को, इन की वर्ड्स को, कि आपको बहुत आसानी से ये सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको ऐसे ही ध्यान में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हम लिख ही सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ऐसे जो थोड़े से टफ वर्ड भी लग रहे होंगे ना, ये भी उस टाइम तक ध्यान में आ जाएगा। अभी एग्जाम के लिए अच्छा खासा टाइम है आपके पास, है मोर देन 2 मंथ्स का टाइम है। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है, रिपीट करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक में एक बार देख लेता हूँ कौन सा है, जिसके ऊपर मोस्टली आई थिंक इट विल बी इरीगेशन और समथिंग। हाँ, इरीगेशन है, तो इरीगेशन पे हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। 6 क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग ऑन इरीगेशन। Thank you for being with me and watching this video till the end, and I hope that you are really liking this video and you will take it to other people as well, जो भी इस बार मेंस दे रहे हैं, या फिर जो भी जिनको इंटरेस्ट है यूपी PCS में, एक्चुअली इंटरेस्ट है क्रैक करने में इस एग्ज़ाम को, तो मेंस के थ्रू एग्ज़ाम क्रैक होता है। प्रीलिम्स सिर्फ एक फिल्टर के फॉर्म में है, तो मेंस में अगर इंटरेस्ट है तो आराम से इस वीडियो को देखो, और दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। So thank you so much. I will very soon I will bring with this videos of irrigation also.